दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव न्यूज चैनल में। दोस्तों आज हो चुका है 10 जून 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से रोज बिहार की न्यूज पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार सरकार ने राज्य में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले शिक्षकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। सरकार के मुताबिक अगले 3 महीने के भीतर खाली पड़ी 94,000 शिक्षकों के पद को भरा जाएगा। आवेदन के लिए 31 अगस्त को चयनित शिक्षकों को नियोजन पत्र दिए जाएंगे। 2 दिन पहले बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शेड्यूल जारी भी कर दिया गया है। मोदी सरकार के ऐलान के तहत लॉकडाउन में आर्थिक मदद के लिए महिलाओं के जन धन खाते में इस माह तीसरी और आखिरी किस्त के रूप में आज यानी कि 10 जून तक 500 रुपए की किस्त जमा हो जाएगी। जी हां, इससे पहले सरकार द्वारा अप्रैल और मई माह में 2 किस्तों में ये रकम डाली जा चुकी है। आपको बता दें कि देश में संक्रमण के संकट के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र सरकार के देश भर में महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए दिए जा रहे हैं। बिहार में मानसून अपने तय तारीख से पहले ही दस्तक दे सकता है। वैसे तो मानसून के बिहार आने की संभावित तारीख 13 जून के बाद 15 या 16 जून तक बताई जा रही है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ चुका है और अगर उसकी बढ़ने की यही गति रही तो ये जल्द ही बिहार पहुंच जाएगा। मानसून सबसे पहले बिहार के पुणे जिले में दस्तक देगा। इस बार अच्छी खासी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की संभावित तारीख 13 जून के बाद की है, लेकिन अनुमानित तारीख से 2 या 3 दिन बाद भी बिहार में दस्तक दे सकता है। जानकारों की माने तो बिहार में 10 जून के बाद मानसून के आने के आसार बनते दिख रहे हैं, लेकिन आईएमडी पटना ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। एक बार फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर दिया है। स्पेशल पैकेज को लेकर हर बार बिहार के तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की घेराबंदी शुरू कर दी है। 7 जून को अमित शाह ने अपनी वर्चुअल रैली में बिहार को दिए गए स्पेशल पैकेज का हिसाब दिया था और कहा था कि पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया था, उसका आज पाई का हिसाब दे रहा हूं। इस पर प्रशांत किशोर ने अब स्पेशल पैकेज को लेकर बीजेपी और जेडीयू को घेरने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जी, कम से कम आप अपने नेता अमित शाह के इस दावे की पुष्टि तो कर दीजिए। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में कहा है कि बिहार का भाग्य बदलने के लिए पीएम मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। सुना है बिहार को ये पैकेज मिल चुका है। भाग्य बदलने की बात तो छोड़ दीजिए, लोग तो हैरान है कि किसी को इसकी कोई भी खबर तक नहीं मिली है। सीएम नीतीश कुमार जी, कम से कम आप अपने नेता अमित शाह के इस दावे की पुष्टि तो कर दीजिए। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव इस बार सबसे लेटेस्ट ईवीएम मशीन M3 से होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने इस मामले को लेकर सभी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिलों में जो भी ईवीएम M1 और M2 है उसे अन्य राज्यों में भेज दी जाए। आपको बता दें कि M3 ईवीएम मशीन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है। पटना के दानापुर के जानीपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत के लिए मिसाल है। दरअसल जहां एक तरफ हाथियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, वहीं पटना के जानीपुर से रहने वाले अख्तर इमाम ने अपने 2 हाथियों को करोड़ों की जायदाद का मालिक बना दिया है। इसके लिए दोनों हाथियों के नाम दस्तावेज भी रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं। अख्तर इमाम का कहना है कि हम अपनी सारी जायदाद इन हाथियों के नाम कर दी है। यही नहीं, हमें कुछ होने के बाद हमारी भी सारी संपत्ति एबराज संस्थान के नाम चली जाएगी ताकि इन हाथियों का संरक्षण किया जा सके और इन्हें तस्करों से बचाया जा सके। आपको बता दें कि दोनों हाथियों के लिए अपना सब कुछ दान करने वाले अख्तर इमाम को लोग हाथियों वाला व्यक्ति पुकारते हैं, जिसे सुनकर उनको भी काफी अच्छा लगता है। हाथियों के नाम अपनी पूरी जायदाद करने वाले अख्तर इमाम ने अपने दोनों हाथियों का नाम भी रखा है। एक का नाम मोती तो दूसरा का नाम रानी है। इसके लिए परिवार हो या फिर समाज, सब कुछ हाथी है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने चीनी मिलों से कहा है कि महामारी के इस संकट में किसानों की नकदी स्थिति में सुधार लाने के लिए बकाये का जल्द से जल्द भुगतान करें। चालू सत्र में किसानों के गन्ने का बकाया करीब 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रामविलास पासवान ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गन्ना बकाया की स्थिति की समीक्षा की। अनलॉक 1 में छूट के बाद धार्मिक स्थलों और मॉल में सोमवार से रौनक लौट आई है। पटना जू इको पार्क सहित शहर के सभी पार्क दर्शकों और मॉर्निंग वॉकरों के लिए मंगलवार से खुल गए हैं। दर्शक और मॉर्निंग वॉकर्स सैर सपाटे के साथ वॉक करने पहुंचे हैं। हालांकि चिड़ियाघर और पार्क के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही पार्कों में प्रवेश करने दिया जा रहा है। जू के खुलने का समय सुबह 5:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक ही है। लॉकडाउन के कारण काम बंद होने और आर्थिक संकट झेलने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी वापस अपने घर आए हैं। राज्य सरकार ने उन्हें रोजगार देने की बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन हकीकत अब सामने आ रही है कि प्रवासियों को
उनके गांव में ही काम नहीं मिल रहा है। इससे उनके सामने अब फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे परेशान होकर वह फिर से अपना घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करने लगे हैं। सरकार की तरफ से बड़ी उम्मीद थी प्रवासी मजदूरों को गांव घर में ही रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। खासकर मनरेगा के तहत काफी संख्या में रोजगार देने की योजना बनाई गई है। 12,50,000 से अधिक कार्य दिवस अब तक सृजित किए जा चुके हैं। जबकि मनरेगा में प्रवासियों की दिलचस्पी का आलम यह है कि क्वारंटाइन सेंटरों पर ठहरे श्रमिकों में से कुछ ने ही जॉब कार्ड बनवाया है। अब सब प्रवासी मजदूर धीरे धीरे दूसरे राज्यों की ओर रुख कर लिए हैं। यूं तो अच्छे उम्मीदवारों को वोट करने की बात सभी कहते हैं, लेकिन वास्तव में अच्छा उम्मीदवार देखकर वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या महज 16% है। वहीं राज्य में जितने वोट डाले जाते हैं उनमें से 16% वोट ही पार्टी लाइन पर या फिर किसी खास पार्टी को जिताने के लिए दिए जाते हैं। पिछले आम चुनाव में गिरे वोट प्रतिशत का कारण जानना अब सर्वे टीम मैदान में उतर गई तो कई रोचक जानकारी उसमें से अपने हाथ लगी है। आयोग ने कैप सर्वे के जरिए राज्य में मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। सर्वे टीम को पिछले चुनाव में वोट डालने वाले मतदाताओं ने रोचक जानकारी दी है। 16% वोट ने ही कहा है कि अच्छा उम्मीदवार मैदान में होने का कारण वोट डाले गए हैं। किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। बीते दिनों हुए फैसले के बाद अब कृषि मंत्रालय ने 3 बड़े सुधारों की तरफ काम करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने कृषि मंत्रालय को जमीन स्तर पर 3 बड़े सुधारों को लागू करने की सलाह दे दी है। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने स्पेशल सेल बनाकर काम करने की शुरुआत कर दी है। नए सुधारों के बाद किसान का फसल बेचना आसान होगा। कृषि मंत्रालय ने 3 बड़े सुधारों की तरफ काम करना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्रालय ने स्पेशल रिफॉर्म सेल बनाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सुझाव पर यह काम शुरू हुए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का संशोधन शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 18 महीने का डीएलएड प्रोग्राम, टीईटी परीक्षा या फिर केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं वे 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पहली मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को जारी की जाएगी और 31 अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ पूरी कर ली जाएगी। पटना हाईकोर्ट के 21 जनवरी 2020 के आदेश के अनुपालन के आलोक में एनसीटीई से हरी झंडी के बाद उन्हें ये मौका मिला है। नियोजन को लेकर गतिविधियां 15 जून से ही आरंभ हो जाएगी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव मधेपुरा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। सबसे खास बात यह है कि सीमांचल और कोसी की राजनीति करने वाले पप्पू यादव पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वे न सिर्फ कुम्हरार विधानसभा बल्कि मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ेंगे। पर सवाल यह है कि आखिर अचानक पप्पू यादव पटना की राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्या वाकई में चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी के घर में उनकी राह आसान होगी? आखिर क्या है उनका प्लान? पप्पू यादव कहते हैं कि पटना साहिब में जब पिछले साल जल जमा हुआ था तब सबसे ज्यादा प्रभावित राजेंद्र नगर का इलाका हुआ था, क्योंकि मैं पटना में ही रहता हूं और मैंने जो इस इलाकों का कष्ट देखा है उस वक्त मैंने दिन रात लोगों की सेवा की थी। अब लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं उनकी बात रखूंगा। बिहार के विश्वविद्यालय में कब से क्लास शुरू होंगे, कब से परीक्षाएं होगी, ऐसे कई सवाल स्टूडेंट के जहन में बार बार उठ रहे हैं। इसको लेकर छात्रों में कौतूहल की स्थिति इसलिए भी हो रही है क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई में ही होगी। जी हाँ, ये खबर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही थी, पर फिलहाल इस पर मोहर नहीं लगी है। दरअसल लॉकडाउन में सारे छात्र अपने घर पर हैं, कुछ छात्र अपने गांव में फंसे हुए हैं। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस ऐलान के बाद छात्र परेशान थे, पर अब पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राहत महसूस कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल कॉलेज खोलने या फिर पेंडिंग परीक्षा लेने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। बिहार की राजनीति में गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह की पहली वर्चुअल रैली ने एक तरफ कई चर्चाएं छेड़ दी है तो दूसरी तरफ आने वाले चुनावों की जमीनी भी तैयार कर दी है। उन्होंने एनडीए का एजेंडा भी सेट कर दिया है। दरअसल अमित शाह ने अपनी रैली में तेजस्वी यादव को केंद्रित करके इशारों में कई बातें कही और जिस तरीके से लालू परिवार के जंगल राज को सामने रखा, इस पर राजनीति जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी के तहत ही तेजस्वी यादव का नाम लिया और लालू परिवार को टारगेट किया। अब सवाल यही है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने रिएक्ट किया है, इससे क्या तेजस्वी यादव अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या फिर बीजेपी ने अपने रणनीति के मुताबिक उनको सबसे बड़ा नेता घोषित करने पर मोहरा बना दिया है। बिहार में संक्रमण के खिलाफ संघर्ष में जुटे आयुष डॉक्टरों को आधे अधूरे वेतन का भुगतान हो रहा है। कहीं उन्हें राज्य सरकार के निर्देश अनुसार 44,000 रुपए मानदेय का प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है
तो कहीं 32,000। इससे डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये आयुष डॉक्टर क्वारंटाइन सेंटर में फ्रंट पर तैनात किए गए हैं, जबकि उन्हें विभाग के स्तर से कम मानदेय का भुगतान करके हतोत्साहित किया जा रहा है। बिहार के सभी 38 जिलों में कमोबेश यही हाल है। एक ही जिले के अलग अलग प्रखंडों में अलग अलग भुगतान हो रहा है, जिससे डॉक्टर काफी आक्रोश है और सरकार के खिलाफ गुस्सा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का भले ही निर्वाचन आयोग ने अब तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसकी आहट से सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी है। सह और मात का खेल शुरू हो चुका है। बात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की करे तो एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट दिख रहा है, जबकि महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिख रही है। विपक्ष की बिखराव की तस्वीर ने तेजस्वी यादव के सामने चुनौती खड़ी करके रख दी है। सवाल यह भी उठने लगी है कि क्या तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए की ओर से तैयार किए जाने वाले चक्रव्यूहों को भेद पाएंगे या फिर नीतीश कुमार और सुशील मोदी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। ये सवाल आज बिहार के सियासी गलियारों में जोरों पर है। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के करीबी विधायक शक्ति सिंह यादव का कहना है कि तेजस्वी में वो तेज है जो हर चक्रव्यूह को भेद देगा। तेजस्वी यादव के सामने किसी की नहीं चलेगी। सारे राजनीतिक चाणक्य धराशायी हो जाएंगे। दोस्तों आज का न्यूज बस ऐसा कैसा लगा आप लोगों को? आज का न्यूज जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।